छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का बड़ा हमला, डीआरजी दस्ते के 11 जवान शहीद। नक्सल मुखालिफ मुहिम से लौट रहे थे वापस, नक्सलियों ने पुलिस गाड़ी को आईईडी धमाके से उड़ाया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला भूपेश बघेल को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में पंजाब के साबिक वजीर आला प्रकाश सिंह बादल को खराज अकीदत पेश किया। कल उनके आबाई गांव बादल में आखिरी रसूमात की जाएंगी अदा। 2 रोजा शोक का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे एडिशन का किया इफ्तिताह। 2 रोजा प्रोग्राम में ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आलमी शराकतदारी पर है जोर। वजीर आजम ने कहा, हिफ्ज़ाने सेहत निज़ाम के लिए भारत का विजन हमेशा सभी के लिए यकसा। वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम की अख्तामी तकरीब से किया खिताब। सौराष्ट्र तमिल संगम पर शस्ती किताब कभी किया गया इजरा। वजीर आजम ने संगम को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, हमें सकाफती तसादुम नहीं तालमेल पर देना है जोर। हमें इख्तलाफात नहीं तलाशने हैं बल्कि हमें ताल्लुकात हमवार करने हैं। इफ्को 500 मिलीलीटर की बोतल नैनो डेप लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर फराहम कराएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का किया इफ्तिताह। ज़राई शोबे में भारत को खुद इन्हिसार बनाने की सिमत में बताया अहम कदम। कहा, ज़राई पैदावार को बढ़ाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी मिलेगी मदद। मरकजी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से नई दिल्ली में मन की बात प्रोग्राम पर मुनक़िद एक रोज़ा कौमी सेमिनार का नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी की शिरकत। मन की बात पर कॉफ़ी टेबल बुक और प्रसार भारती के साबिक CEO के जरिए तस्नीफ करदा किताब का भी किया गया इजरा। अमित शाह इख्तितामी प्रोग्राम से भी करेंगे खिताब। एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी किया गया जारी। कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां तेज। कर्नाटक में तमाम सियासी जमातों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। रियासत में योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं इंतखाबी तशहीर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी राय दहिंदगान को राग़िब करने में मसरूफ। JDS लीडरों की भी इंतखाबी मुहिम जारी। और IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल के मैच में गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से दी मात। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 11 फौजी जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के आरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स को ले जाने वाली गाड़ी पर IED हमला किया गया। मालूमात के मुताबिक नक्सलियों और जवानों के दरमियान तसादुम अभी भी जारी है। मालूमात के मुताबिक दंतेवाड़ा के आरनपुर थाना इलाके के तहत नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा से DRG फोर्स भेजी गई थी। वापसी के दौरान आरनपुर रोड पर नक्सलियों की तरफ से एक IED धमाका किया गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन में शामिल 10 DRG जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला भूपेश बघेल से मालूमात ली और मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने नक्सलियों के हमले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि मैं शहीद होने वाले जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ये लड़ाई आखिरी मरहले में जारी है और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम मनसूबाबंद तरीके से नक्सलिज़म को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।
और वहीं जिला बस्तर के आईजी सुंदरराज ने वाकई की इत्तला देते हुए कहा है कि जाए हादसा पर सीनियर अफसरान मौजूद हैं और जांच का अमल जारी है। जिला दंतेवाड़ा के थाना आरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल को चंडीगढ़ में खराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब के 5 बार वज़ीर आला रहे प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। उनकी आखिरी रसूमात कल 27 अप्रैल को उनके आबाई गांव बादल में अदा की जाएंगी। और वज़ीर आज़म ने आज वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सेहत के तई भारत का नज़रिया सिर्फ बीमारी में कमी पर ही मौक़ूफ़ नहीं है, बल्कि बीमारी से पाक होना भी सेहत की तरफ सिर्फ एक कदम है। काबिल ज़िक्र है कि G20 की भारत की सदारत में अहम मौजू वन अर्थ वन हेल्थ है। India started the journey of its G20 presidency with the theme of One Earth, One Family, One Future. We realize the importance of resilient global healthcare systems in fulfilling this vision. India sees medical value travel and health workforce mobility as important for a healthy planet. One Earth, One Health, Advantage Healthcare India 2023 is an important effort in this direction. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को वैक्सीन और अद्वियात के जरिए इंसानी ज़िंदगी बचाने में अजीम मिशन में बहुत से ममालिक का शराकतदार होने पर फ़ख्र है। भारत ने कोविड वबाई मर्ज़ के दौरान 100 से ज़्यादा ममालिक की मदद के लिए 300 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दस्तियाब कराई हैं। यह हमारी सलाहियत और अज़ाइम को उजागर करता है। India is proud to have been a partner to many nations in the noble mission of saving lives through vaccines and medicines. Made in India vaccines were developed by our vibrant science and technology sector. We became home to the largest and fastest COVID-19 vaccination drive in the world. We also shipped 300 million doses of COVID-19 vaccine to over 100 countries. This showed both our capability and commitment. We will continue to be a trusted friend to every nation that seeks good health for its citizens.
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सौराष्ट्र तमिल संगमम से खिताब किया। 10 रोज़ा तकरीब आज इख्तिताम पजीर हो गई है। वज़ीर आज़म ने श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की किताब सौराष्ट्र तमिल संगम प्राशसी का भी इजरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में हम सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे सकाफती प्रोग्रामों की एक नई रिवायत के गवाह बन रहे हैं। चंद माह कबल बनारस में काशी तमिल संगमम का इनेकाद किया गया था, जिसकी पूरे मुल्क में शोहरत थी। आज सौराष्ट्र की सरजमीन पर एक बार फिर हम भारत की 2 कदीम धाराओं का संगम होते हुए देख रहे हैं। आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की 2 प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ख़ासतौर पर तनव्वुर का हामिल मुल्क है और ये इस मुल्क का अहम हिस्सा है। हम मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों, इल्म और फ़नून का जश्न मनाते हैं। हमारी आस्था से लेकर रूहानियत तक में तनव्वुर हर जगह मौजूद है। भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क ने अपनी विरासत में फ़ख्र के मंच पर इसका आगाज किया है। आज जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आह्वान किया है। अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। काशी तमिल संगम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभियान बन रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के पास मुश्किल तरीन हालात में भी कुछ नया करने की ताकत है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु की मुश्तरका तारीख हमें ये यकीन दिलाती है कि हमें सकाफती तसादुम पर नहीं बल्कि हम आहंगी पर जोर देना है। हमें तशद्दुद को नहीं, हमें संगम को फ़रोग़ देना है। हम इख्तलाफात को तलाश नहीं करना चाहते, हम जज्बाती ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं। आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकर रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें ये भरोसा देता है।
वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से आज दिल्ली में मन की बात पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किया। इफ्तिताही इजलास में इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर मन की बात पर एक कॉफ़ी टेबल बुक और प्रसार भारती के साबिक CEO की तरफ से तस्नीफ की गई एक किताब का इजरा भी किया गया। इस तकरीब का एहतमाम वज़ीर आज़म की माहाना रेडियो नशरियात के सिलसिले की मुसलसल कामयाबी के लिए किया गया है। ये प्रोग्राम भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। इस मौके पर रेलवे, मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इख्तितामी सेशन में मन की बात की 100 किस्तों के मुकम्मल होने पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। और मन की बात @100 कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने मन की बात की हर किस्त सुनी है और सुनने की एक खास वजह थी। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। कुछ चुनौती मेरे सामने आई। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, खैर वहां तो और भी चुनौतियां थी, और इस पद पर तो रिकॉर्डेड सुना। एंड सुनने की एक खास वजह थी। वो कौन शख्स है who would not like to be inspired, motivated, instructed, informed कि मेरा भारत क्या है। I have not missed a single episode. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि 2014 मुल्क की तारीख में एक अहम टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि 30 साल बाद 2014 में एक पार्टी बरसर इख्तिदार आई थी। 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। आई वुड कॉल इट एन इपोकल डेवलपमेंट। I will call it a development that has shaped the destiny of India, taken us on a path of progress. We are on the rise as never before, and the rise is unstoppable. 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला और एक पार्टी का शासन आया। कहते हैं कि जिसकी विवाही नहीं हुई वो विवाही की पीड़ा नहीं समझ सकता। जिसके पांव में विवाही हो गई वो जानता है कितनी कष्टदायक है। I was part of a government of more than a dozen parties in 89 to 91. उस कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर मैं मंत्री था और मंत्री भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का था। जानता हूं कोलिएशन के कंपल्शन बहुत भयानक होते हैं। मन की बात की 100वीं किस्त इस माह की 30 तारीख को नशर होगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यही वजह है कि वजीर आज़म दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि लोग मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 30 अप्रैल को इसी महीने 100 एपिसोड यानी कि सेंचुरी मन की बात की होने वाली है और हम सबको उसका इंतज़ार है। देश के कोने कोने में लोग उसका इंतज़ार करेंगे। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना,
भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मन के बाद @100 कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम के जज्बात को समझते हैं और उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए आम शहरियों की कामयाबी को उजागर किया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के सामाईन के सर्वे से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे कम से कम एक बार तो सुना ही है। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, NGO के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में लिया गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। मित्रों, चाहे विषय स्वच्छता का हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का हो, जल संरक्षण का हो, फिट इंडिया का हो, नशे से दूर रखने का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, हर महीने नागरिकों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और सुझाव भी नागरिकों से लेते हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर ने कहा कि आज मुल्क भर में ऑल इंडिया रेडियो की 262 स्टेशन चल रही हैं। आज ऑल इंडिया रेडियो के 262 स्टेशन देश भर में चल रहे हैं। लगभग 92% एरिया और जनता को हमने कवर किया है। 92% लोग इसको सुन सकते हैं। 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रसारण होते हैं। 146 डायलेक्ट्स में इसकी सूचनाएं और कार्यक्रम होता है और एक्सटर्नल डेस्क जो हमारा है वो भी 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, 16 फॉरेन लैंग्वेजेस और 100 देशों तक आज ऑल इंडिया रेडियो की भारत सरकार के इस प्रसार भारती के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाने का देश और विदेश में काम होता है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रियासत में भारतीय जनता पार्टी की मुहिम में शामिल हैं। बेलगावी में आज एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देकर भारत के आइन की तौहीन की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मनमानी के तौर पर 1975 में आइन में तरमीम की और इमरजेंसी नाफिज की और लाखों लोगों को जेलों में डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती, चाहे उसे इख्तियार मिले या न मिले। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। हम ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली के इफ्को सदन में इफ्को नैनो GAP लिक्विड फर्टिलाइज़र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि इफ्को का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत ही मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि DAP के सियाल होने से ज़मीन का नुकसान बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से कुदरती काश्तकारी की तरफ रुख किया जा सकता है। अमित शाह ने मज़ीद कहा कि भारत को ज़राअत में खुद कफ़ील बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अमित शाह ने इफ्को की तारीफ़ करते हुए कहा कि इफ्को किसानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। काबिल ज़िक्र है कि इफ्को लैब से ज़मीन तक पहुंचने के अमल में कामयाब रहा है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क में मजमूई तौर पर 384 लाख मैट्रिक टन खाद की पैदावार हुई है, जिसमें 132 लाख मैट्रिक टन कोऑपरेटिव ने तैयार की हैं। इन 132 लाख मैट्रिक टन में से इफ्को ने 90 लाख मैट्रिक टन खाद तैयार की है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव वज़ीर ने कहा कि आने वाले वक्त में मुल्क में 2 लाख पैक्स बनाए जा सकेंगे।
इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के लिए मंडिया जिले में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों का तस्करा भी किया। योगी के अलावा मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बेलगावी में रोड शो किया। शिवराज ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो तरक्की करती है, जबकि कांग्रेस अच्छे कामों पर सवाल उठाती है। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। काबिल जिक्र है कि कोलकाता की टीम को मुसलसल 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इस मुकाबले में खुद को उस भंवर से बाहर निकालना चाहेगी। केकेआर ने अभी तक 7 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में जीत दर्ज किया और वो 7वें मकाम पर है। वहीं आरसीबी मुसलसल 2 मैच जीत चुकी है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।